हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इंडिया के हिंद महासागर में स्ट्रेटेजी पर चर्चा की थी और देखा था कि हिंद महासागर में किस प्रकार से भारत के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और किस कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत वहां पे किस प्रकार से उनको हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है। आज का इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर डिप्लोमेसी के बारे में। ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे यूपीएससी के इस पूरे सिलेबस को समझने के लिए और वर्तमान विश्व जो राजनीति है, जो वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें समझने के लिए और अपने उत्तर को और भी आकर्षक और बढ़िया बनाने के लिए जो है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर डिप्लोमेसी को समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन देशों के हित संबंधों को निर्धारित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है अपना नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है। आज हम देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में सहायक होता है और फिर हम अपने जो है सॉफ्ट वन हॉट पावर पॉलिसी पे चलेंगे। तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है दो देशों के बीच में, दो देशों के नेशनल इंटरेस्ट में क्या हो सकता है कि कोऑपरेशन हो सकता है। पहले भी हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसको समझने के लिए जरूरी है इसको समझना। आइसोलेशन हो सकता है, आइसोलेशन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड कंट्राडिक्शन हो सकता है। तो ये तीन स्वरूप हो सकते हैं, तीन जो है स्वरूप हो सकते हैं हितों का दो देशों के बीच में। तीन कंडीशन हो सकती हैं, स्थितियां हो सकती हैं। इनके आधार पर जो रिलेशंस बनेंगे तो जाहिर सी बात है जो जहां पे दो देशों के हित जो है, इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक होंगे, कोऑपरेटिंग होंगे, तो वहां पे रिलेशन भी ऐसा ही बनेगा, कोऑपरेटिव रिलेशन डेवलप होगा, वहां पे सहयोगात्मक संबंध बनेगा। जैसा कि भारत और नेपाल के संबंधों में सहयोगात्मक संबंध है, भारत और भूटान के संबंध सहयोगात्मक संबंध है। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है तटस्थता वाले संबंध। अगर यहाँ पे हितों में भी तटस्थता है, दोनों के जो है हित बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आइसोलेशन होगा। कंट्राडिक्शन, हितों में जो है कंट्राडिक्शन यानी विरोध, यानी विरोधाभास, दोनों के हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो रिलेशन बनेगा वो ऑब्वियसली टेंशन वाला माहौल बनेगा, टेंशन वाला रिलेशन बनेगा। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि नेशनल जो इंटरेस्ट है वो कैसे रिलेशंस को प्रभावित करते हैं दो देशों के साथ। तो जो जो हमने देखा, जो कंट्राडिक्शन, जो यहाँ पे कोऑपरेशन, एक तो बनेगा कोऑपरेशन, आइसोलेशन पे चर्चा करना बेकार है, कोऑपरेशन और फिर टेंशन, ये दो तरीके के संबंधों के स्वरूप हो सकते हैं किसी भी देश के। जो विदेश नीति है उसको इससे हम दिशा निर्देशित कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो जब ये इस तरीके का एक सिनेरियो बनेगा कि कोऑपरेशन और टेंशन, दो जो हमने संबंधों के स्वरूप देखे हैं, उसके आधार पे दो परिस्थितियां बन सकती हैं। कोऑपरेशन के साथ जो है टेंशन यानी कि तनाव, सहयोग के साथ तनाव, इसको कह सकते हैं हम। और दूसरा बनेगा तनाव के साथ सहयोग। ऐसे दो संबंध बन सकते हैं, यानी कि दो देशों के बीच में तनाव, सहयोग है, ठीक है, और उसके बाद से तनाव उत्पन्न हो गया, जैसे कि हमारा यूएसए एंड इंडिया का रिलेशन जो है, पहले इनका एक सहयोगात्मक संबंध था। जैसे कि शुरू में इंडिया ने जो है, जब भारत आजाद हुआ था तो यूएसए ने इंडिया की कुछ हेल्प करी थी, जो आर्थिक संकट आए हुए थे। उन्होंने कुछ जैसे कि कुछ हमको जो है ग्रेन्स भेजे थे, अनाज भी भेजे थे,
जब उस समय आर्थिक संकट आया हुआ था, तो तनाव था। बाद में धीरे धीरे चल के जब इंडिया का झुकाव रसिया की तरफ हो जाता है और यूएस का झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, तो टेंशन भी उत्पन्न होने लगते हैं। टेंशन के साथ जो है सहयोग वाली जो परिस्थिति होगी वो चाइना और इंडिया का होगा। चाइना और इंडिया के बीच में इस प्रकार के रिलेशंस हमको दिखाई देखने को मिलते हैं कि टेंशन पहले से ही है। जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, अंग्रेजों के जाने के बाद से ही बॉर्डर डिस्प्यूट है, और उसके बाद चाइना की जो ये इंक्रोचमेंट एंड कॉलोनाइजेशन वाली पॉलिसी रहती है इंडियन बॉर्डर के पास, उसकी वजह से भी तनाव होता रहता है। और चाइना की जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है उसकी वजह से भी तनाव पहले से है। लेकिन कोऑपरेशन के भी पॉइंट्स ढूंढे गए हैं इन दोनों के रिलेशंस के बीच में। जैसे कि ट्रेड रिलेशंस दोनों का है। चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया के लिए चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उनका एक बहुत बड़ा सोर्स है। चाइनीज जो हम सामान देखते हैं हमारे वहाँ मार्केट में, और चाइना यहाँ पे इंडिया में जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट भी करता है, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के इंडिया में चल रहे हैं। तो एक तरीके से कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर भी है दोनों देशों के बीच में तनाव के साथ। एक जो है इन रिलेशनशिप में किस प्रकार का स्वरूप होगा उसको डिसाइड करने में एक फैक्टर होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसको कहा जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? ये इकोनॉमिक का टर्म है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या रोल है? दो देश जो है एक दूसरे के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अगर जो हमारा वॉर होता है ना, वॉर वॉर का निर्धारण करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट बेनिफिट की, दो देशों के बीच में युद्ध होगा या नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से, अगर कॉस्ट बराबर है बेनिफिट से, और अगर कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, तो क्या होगा, कैसे रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ। तो ये देखते हैं, अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा है और कॉस्ट बेनिफिट बराबर है, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाएगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रही है पेन टैप पे लिखते हुए, आई विल इम्प्रूव इट। तो ये डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाएगा, और अगर लाभ ज्यादा मिलता है तो वहां पे क्या होगा, कॉस्ट से लागत से ज्यादा है लाभ, तो वॉर होगा। तो ये सिचुएशन बनती है, एक सिचुएशन बनती है। जैसा कि हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझे अगर, तो 2001 में दो घटनाएं होती है। एक यूएसए का जो है जो ट्विन टावर था, ट्विन टावर जो फेमस था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर नाम है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिज्म मतलब टेररिस्ट का हमला होता है और वो गिरा दिया जाता है। तो यूएस ने क्या किया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। वाई? बेनिफिट वॉज, जो बेनिफिट था वो ज्यादा था, और कॉस्ट जो है कम लागत में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा था। यूएस की जो है क्या हो जाएगी, मिडिल ईस्ट में जो उसका प्रेजेंस है जो है एशिया में, वो बढ़ जाएगी। और बेनिफिट ये भी था अफगानिस्तान में और रसिया के पास, बिल्कुल चाइना के पास उनकी प्रेजेंस बन जाएगी। उन्होंने तो कई वहां पे जो है कुछ मिसाइल्स भी तैनात कर दिए थे जो
यूएस ने किया था उस टाइम पे, तो यूएस की उपस्थिति अफगानिस्तान में हो जाएगी, तो बेनिफिट ज्यादा था उसको। और वही उसी उसी 2001 में ही इंडिया के जो है क्या था, पार्लियामेंट पे पाकिस्तानी टेररिस्ट का हमला होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम लेने में कोई गलती नहीं है, टेररिस्ट का हमला होता है। तो इंडिया ने क्या किया, वहां पे युद्ध का ऑप्शन नहीं लिया। संसद भवन पे हमला होता है तो युद्ध का ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया तो उन्होंने युद्ध का ऑप्शन ले लिया था। तो दिस इज द वॉर को डिसाइड करने वाला जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो है। इसको हम अपने जब जानते रहेंगे तो हम अपने उत्तर जब लिखेंगे तो इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं अपने एनालिसिस को, अपने जो समझ को दिखाने के लिए, एनालिसिस को वहां पे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब सॉफ्ट पावर। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर बेसिकली होता है कि किसी भी देश को जो है, किसी को भी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना अपनी जो है नीतियों से, अपने व्यवहार से। जैसे एक इंडिविजुअल की बात करें हम, तो कोई आदमी ऐसा होता है कि उससे बात करने में अच्छा लगता है, सभी लोग उससे के पास जाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होता है। कहते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, वो हमारा काम कर सकता है। तो क्या होता है, ऐसा ही सॉफ्ट पावर होता है, उसका सॉफ्ट पावर जो है अच्छा है। अट्रैक्शन के द्वारा जो है अपना काम करवाने का जो है एक दृष्टिकोण है कि हम अपना व्यवहार ऐसा रखें कि लोग हमारी तरफ आकर्षित होकर के आए। तो यही सॉफ्ट पावर में होता है। किसी भी देश का सॉफ्ट पावर जो है उसकी नीतियों से, उसके जो अपने आंतरिक मामले हैं उनको निपटाने में, और जो विश्व स्तर पर जो मामले हैं उनको निपटाने में जो है उसका जो दृष्टिकोण होता है, नीतियां होती हैं, वो सॉफ्ट पावर कहलाती है। इसमें क्या होता है कि देश की जो मॉडरेट जो स्वरूप होता है उससे देख देख करके लोग आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अभी तक यहाँ पे कभी भी कोई जो है कूप नहीं हुआ, यानी कि तख्ता पलट टाइप का कोई माहौल नहीं बना। तो क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जो है काफी मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है इंडिया के। तो इंडिया इज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, और ये एग्रेसिव पॉलिसी का प्रयोग नहीं करता है किसी भी अपोनेंट कंट्री के खिलाफ। तो ये एक सॉफ्ट पावर है। तो इंडिया से जो कमजोर देश है वो इंडिया से डर नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको काफी स्ट्रांगली फॉलो करता है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी। और को एग्जिस्ट जो हमारी पंचशील का सिद्धांत है वो भी हमारी एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही दृष्टिकोण है, जिसको हमने नैम का कोर जो है वैल्यू बनाया था। तो इस तरीके से जो भारत की सॉफ्ट पावर पॉलिसी जो है स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो टर्म सॉफ्ट पावर पॉलिसी का जो टर्म है सॉफ्ट पावर है, वो सबसे पहले जोसेफ नाई ने दिया था। जोसेफ नाई ने अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर इसमें दिया था। और इस किताब में उन्होंने जो पावर है, पावर का होती है कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को पावर कहते हैं। तो जो पावर का उन्होंने 3 डायमेंशंस दिए थे, वो था कोएशन विथ मिलिट्री फोर्स, बलपूर्वक जो है सैन्य शक्ति के माध्यम से, इन और जो है आर्थिक प्रोत्साहन देकर के किसी देश को आकर्षित करना, जैसा कि चाइना आर्थिक जो है ग्रांट्स देता है बीआरआई के थ्रू। एंड फाइनली टू एबिलिटी टू ऑफ अदर्स स्टेट बाय द नेशंस अपील बेस्ड ऑन द कल्चर एंड वैल्यूज, जो इंडिया इसका एग्जांपल है। लेकिन इंडिया जो है सॉफ्ट पावर में, इंडिया एग्जांपल तो है, लेकिन हम अभी बात करेंगे कि इंडिया सॉफ्ट पावर में किस नंबर पे आता है, जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सॉफ्ट पावर के। सॉफ्ट पावर के एग्जांपल्स अगर इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया कैसे एक एग्जांपल है, बिकॉज इंडिया जो है इतनी डाइवर्सिफाई कंट्री है। यहाँ पे कई जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, और रीजनल डाइवर्सिटी है। मतलब मल्टीपल डाइवर्सिटीज है यहाँ पे। आप सोच सकते हो कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज के साथ यह देश बना हुआ है। यहाँ पे कई सारे धर्म हैं, यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि कोस्ट कोस्ट पर पानी बदले 4 कोस्ट पर पानी। तो वैसी ये इंडिया की डाइवर्सिटी है। ये इंडिया की डाइवर्सिटी में इंटीग्रिटी है, मतलब एकता है, अखंडता है, जो भारत ने अपनाया है, जो कि एक पॉलिसी नहीं है। दिस इज नॉट ए इम्पोज्ड यूनिटी। यह एक कोई इम्पोज्ड यूनिटी नहीं है।
यह एडॉप्टेड यूनिटी है। क्या एडॉप्टेड यूनिटी का मतलब समावेशन हुआ है इसमें, मतलब इंक्लूसिवनेस है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तस्वीर में जो ये सारे प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को ही दिखाई दे रहे थे। इस मायने में इंडिया क्या है, अतुल्य है, और कोई देश ऐसा नहीं है। इंडिया इज इनक्रेडिबल जो है इस मामले में। यहाँ का जो हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो कितना जो है रिच है, रिच एंशियंट कल्चर। फिलॉसफी हमारी जो है आप देख सकते हो, फिलॉसफी जो इंडिया की है वो कितनी रिच है। मतलब जो वेस्टर्न फिलोसोफर बाद में अपने कॉन्सेप्ट दे करके आधुनिक फिलोसोफर बने, वो कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पहले दे दिए गए थे। जैसा कि जो आप देखते हो उपभोग उपभोग उपभोगवाद, सॉरी, कंज्यूमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिस पे आज कैपिटलिज्म चल रहा है, वो कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है अगर इंडियन हेरिटेज में ढूंढा जाए तो चारवाक फिलोसफी में मिल जाएगा आपको। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया एक काफी मतलब यूनिक ही कंट्री है एक तरीके से, एंड बीइंग ए इंडियन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्राइड। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो दूसरे देश हैं उनको इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से जो है सॉफ्ट पावर में के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अभी हाल ही में जो डिसाइड किया गया था, वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर। जो योग है, योग हमारे जो पतंजलि ने दिया था, जो एंशियंट हेरिटेज है इंडिया का, इसकी आइडेंटिफिकेशन अब मिला है। हालांकि बहुत पहले से हमको ये कोशिश करना चाहिए था कि हमको योगा को जो है इंटरनेशनल एक आइडेंटिटी दिलाई जाए और इसको क्लेम किया जाए कि ये इंडियन हेरिटेज का पार्ट है। और वास्तव में योगा को लेकर के हमारे वहाँ एक फिलोसफी ही है जिसमें जो योग चित्त वृत्ति निरोध जो कहा गया है योग दर्शन में। तो योगा हमारा जो है एक हेरिटेज है, एक अट्रैक्शन ऑफ द। आज पूरी दुनिया जो है 21 जून को योग दिवस मनाती है और लोग पूरी दुनिया से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि योग की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही एग्जाम्पल है। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का भी जो हमारा ट्रेडिशन रहा है, लाइक हमारे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो ट्रेडिशन निकल के आया है, वो नॉन वायलेंस ट्रेडिशन जो है आज इंडिया ने इंटरनेशनल आइडेंटिटी दिलाता है। लेकिन ये नॉन वायलेंस जो है गांधी जी का है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी ने भी नॉन वायलेंस, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने जो नॉन वायलेंस को फोर्स्यू किया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, वो काफी काबिले मतलब तारीफ है और इनक्रेडिबल। तो उस तरीके से जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये कुछ जो है हमको हमारे जो है सॉफ्ट पावर के एग्जांपल्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट पावर के हमारे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे इंडिया जो रसिया इंडिया कल्चरल समिट होती है, एक जो इंडिया का जो है जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है जो हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसमें एक पब्लिक डिप्लोमेसी करके डिपार्टमेंट ही ये बना हुआ है जो लोगों के आइडियोलॉजीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करता है। और इसी तरीके से जो है कल्चर सेंटर्स बनाए गए हैं इंडिया में। आप देखोगे ये अलग अलग देशों के साथ जो है इंडिया का कल्चर सेंटर्स बनाए गए हैं, वो क्या है, सॉफ्ट पॉलिसी के ही मीन्स है। हमारा जो बुद्धिस्ट सॉफ्ट पॉलिसी, बुद्धिज्म को जो है एक तरीके से सॉफ्ट पॉलिसी के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे मोदी सरकार ने भी अभी बुद्धिस्ट जो है जो सॉफ्ट पॉलिसी डिप्लोमेसी के रूप में यूज करने की कोशिश कर रही है। जो हम अभी मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं जो देशों को, हाइड्रोक्लोरोक्विन, और जो इवन हमने पाकिस्तान को भी वैक्सीन दिया है। तो दीज काइंड ऑफ जो स्टेप्स हैं वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी को ही इंडिकेट करते हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही नतीजा रहा है कि जो इंडिया है वो नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ एनएसजी का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी इंडिया को जो है इंडिया के साथ अमेरिका ने संधि किया था, परमाणु संधि किया था। तो ये क्या है, India received a nuclear waiver in 2008 despite not being a member of NSG because of its history of non-alignment and strong political ideologies। जो हमारी गुटनिरपेक्षता का इतिहास रहा है उसके जो है कारण जो है हमको ये स्टेटस मिला है।
तो ये काफ़ी इनक्रेडिबल चीज़ है। और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक आप इंडिया के अलावा अगर दूसरे कंट्रीज़ को देखें तो आप जैसे अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। आपको नहीं पता होगा लेकिन आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से कि जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर पॉलिसी है वो हमको हर जगह दिखाई देती है। लाइक हॉलीवुड की मूवीज अगर हम देखते हैं, पूरी दुनिया में देखी जाती है हॉलीवुड की मूवी। और इसमें क्या है कि अमेरिका दिखाता है, अमेरिका को दिखाया जाता है। अमेरिका, जैसे कि कोई दुनिया पे संकट आ रहा है तो उसको बचाने का काम कौन करता है? अमेरिकन सुपर हीरोज करते हैं। ठीक है। इवन यहाँ पे जो हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होते हैं, लाइक नासा। नासा जो है अपनी आर्मागेडन जो मूवी आई थी 1998 में, उसमें नासा ने जो है अपना स्पेस सूट प्रोवाइड कराया था जो एक्टर्स थे उनको। इवन नासा की जो ट्रांसफॉर्मर जो मूवीज चलती है उसमें नासा के कई जगहों पे वहाँ पे शूटिंग करने के लिए नासा ने अलाउ कर दिया था। इवन इंडिया में जो है, लेकिन मंगल जो मार्स मिशन पे मूवी आई थी उसके लिए उनको अलग सेटअप बनाना पड़ा था इसरो का। तो ये स्ट्रांगनेस दिखाता है। अगर हॉलीवुड के माध्यम से हॉलीवुड की मूवीज पे इतना लोगों का ट्रस्ट है कि ये मूवीज इस तरीके से जो है ट्रूथ दिखाती हैं, सच्चाई दिखाती हैं, या फिर फिक्शंस में भी उनके जो है एक तरीके का लॉजिक होता है। अगर हॉलीवुड की मूवीज में किसी देश की इमेज खराब करनी हो तो उस देश के नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिविटी दिखा दिया जाए। इंडिया की इमेज अगर खराब करनी है तो हॉलीवुड की मूवीज में अगर ऐसी मूवीज आने लगी जो इंडिया के, तो इंडिया की इमेज पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यूएस की हार्ड सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही नतीजा है। यूएस की सॉफ्ट पावर पॉलिसी का नतीजा है कि वहां से कोई भी फैशन अगर शुरू होता है, अगर वो फटा हुआ कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, तो उसको पूरी दुनिया में जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये यूएस की सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही है। जो जीन्स हम पहनते हैं, जो जीन्स हम पहनते हैं वो कहाँ से आया था? वो यूएस के ही आया था। वहाँ पे जो पशुपालन में लगे हुए लोग थे उनको मजबूत कपड़ा देने के लिए जीन्स बनाई गई थी, और अब ये पूरा जीन्स जो है फैशन आइकॉन बना हुआ है पूरी दुनिया में। एमबीए की पढ़ाई जो है रसिया से आई थी, एमबीए की। तो ये रसिया की क्या है, सॉरी अमेरिका, आई बेग माय पार्डन, ये अमेरिका से जो है शुरू हुआ था। तो ये अमेरिका की क्या है? सॉफ्ट पावर पॉलिसी है जिसका इन्फ्लुएंस हम दिखाई देता है। अमेरिका की में कहा जाता है कि अगर किसी देश को आप जो है युद्ध से नहीं जीत सकते हैं तो उसको अपनी इतनी आदत लगा दो कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाए। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ में इस पॉलिसी को फॉलो किया है। तो आज जो अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है वो इसी तरीके से पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप कभी भी कुछ भी उठा के देख लो, आपको वहाँ पे, जैसा कि हम इंडिया में तो कहा जाता है कि अरे यार तुम तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से आए हुए हो। मतलब अमेरिका को एक डेवलप्ड नेशन माना जाता है, एक वेल, अगर आप डिजायर्ड लाइफ जो होती है अमेरिका की उसका लोग पूछते हैं, मतलब कहीं अगर कुछ होता है कि अब तुम तो लग रहा है अमेरिका जाओगे, दिस काइंड ऑफ, मतलब कि एक जो अच्छी लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है, उसका इंडिकेशन इंडिया में भी दिखाई देता है। तो ये सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक एलिमेंट है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैला रखा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चाइना की भी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, चाइना की भी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रांड फाइनेंस नामक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी करती है। जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स है वो हर साल जारी करती है। तो इसमें जो है जर्मनी जो है तेजी से फर्स्ट नंबर पे आ गया है। कैसे आ गया जर्मनी का? आप जो है फर्स्ट नंबर पे, जर्मनी सॉफ्ट पावर में फर्स्ट नंबर पे इसलिए आया, जर्मनी की जो अब जैसे कोई भी चीज़ जर्मन मेड होती है तो हम समझते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जर्मनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये एक तरीके से जर्मनी का सॉफ्ट पावर अमेरिका के नीचे जाने का, अमेरिका तेजी से गिर रहा है। क्यों नीचे जाने का? उसका रीजन ये है कि अमेरिका में जो अभी कुछ हमने देखा था कि कुछ लोगों को मार दिया जा रहा है, लाइक पब्लिक प्लेसेस पे गन से और इन सब चीज़ों से। तो इन सब जो इंटरनल पॉलिसीज है, प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है, उससे जो है वीजा के लिए जो लॉज ला रहे हैं, ठीक है, जो ट्रम्प की पॉलिसीज थी अमेरिकियों के लिए, तो इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से अमेरिका का जो है
ये ग्राफ नीचे गिरा है। इंडिया जो है इस 2021 में 36 नंबर पे है और पहले ये था 28 नंबर पे था 2020 में, लेकिन 36 नंबर पे आ गया है बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिसी। जैसे आप देख सकते हो कि जो सीएए और एनआरसी और जो इंटरनल जो पॉलिसीज रही हैं हमारी, उसकी वजह से जो है इंडिया एक अनसेफ फॉर द वीमन जो क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ, इन सब चीज़ों की वजह से जो है इंडिया का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इंडिया की जो इस इंडेक्स में प्लेस है, स्थान है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इस सॉफ्ट पावर पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो ये जो है हर जगह पे काम नहीं करता है। जैसे कि कल्चरल रिलेशंस हैं, इनमें तो तेजी से काम करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटस है वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस कम होता है। तो एक तरीके से ये वीक है, ठीक है। और इसका लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेड एरियाज हैं। लाइक अगर बुद्धिज्म को हम एज ए सॉफ्ट पावर पॉलिसी यूज करते हैं तो हम कुछ शॉर्टन, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ही यूज कर सकते हैं, ईस्ट एशिया में ही यूज कर सकते हैं, बाकी और वर्ल्ड्स में यूज नहीं कर सकते इसको, अमेरिका में नहीं यूज कर सकते। तो ये क्या है कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरा, इसका जो असर होता है वो बहुत स्लो होता है, स्लो असर होता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं हार्ड पावर पॉलिसी। हार्ड पावर क्या होता है? हार्ड पावर का मतलब होता है कोएसिव फोर्स, मतलब कोएसिव फोर्स का यूज करके जो है, पावर का यूज करके, कोएसिव फोर्स का यूज करके अपनी पॉलिसी को मनवाना, बलपूर्वक। बलपूर्वक यानी ये एक तरीके से नोन एज कमांड पावर, ये एक तरीके से कमांड पावर के रूप में भी जानी जाती है। इसमें कमांड रखा जाता है अपना। तो ये सीधी सी इसमें जो है मिलिट्री का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमी, इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ बना हुआ है, ये हार्ड पावर जो पॉलिसी है, कमांडर है। एक्चुअली जोसेफ नाई जिनकी हमने बात किया था सॉफ्ट पावर पॉलिसी का, उन्होंने जिस बुक में इसको दिया था, उसके बाद वो टर्म इतना फेमस हुआ कि उन्होंने एक अलग किताब ही लिखी दी थी सॉफ्ट पावर पॉलिसी के नाम पे, ठीक है। तो ये उसी किताब से लिया गया है, जोसेफ नाई के ही किताब से लिया गया है। ये हार्ड पावर कमांड है और ये आपका सॉफ्ट पावर कमांड, सॉफ्ट को, ठीक है। तो ये कोएर्सन यानी बलपूर्वक किया जाता है। इंड्यूसमेंट यानी प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है। इंड्यूसमेंट जैसे कि आप BRI चाइना का जो है, हम तुम्हारा पोर्ट को डेवलप कर देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे, ग्रांट देंगे अपने पोर्ट्स को बनाने के लिए। और फिर अगर तुम बाद में नहीं देते हैं वो, तो उनको हड़प लिया जाता है। तो ये एक लालच दिया जाता है, ठीक है। और कैसे जो है ये यहाँ से जो है एजेंडा सेटिंग, और फिर धीरे धीरे हम ये अट्रैक्शन जो है वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी से रिलेटेड है और ये हार्ड पावर पॉलिसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम अपने आंसर्स जो लिखेंगे उसमें हम अपने उत्तर को, अगर ऐसा कोई पूछा जाता है कि इंडिया का रोल पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि भारत का इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, किस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जाती है, तो उसको आप चाहें तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर में डिवाइड कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी स्कोप दिखाई देता है। तो इंडिया का जो हार्ड पावर अगर हम देखने की कोशिश करें, तो इंडिया के पास हार्ड पावर क्या है? इंडिया ऐसा ओपनली हार्ड पावर पॉलिसी को तो यूज नहीं करता है, लेकिन डिफेंस में भी कई बार जो है डिफेंसिव जो हो जाता है इंडिया। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रेस से भी पूछा जाता है, आप अपने निबंध में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब डिफेंसिव हो जाता है इंडिया, कई बार डिफेंस के लिए यूज करता है हार्ड पावर को, लेकिन जो हमारी मिलिट्री कैपेसिटी है उसको जो हमारे बढ़ाने का दृष्टिकोण है, ठीक है, वो हार्ड पावर पॉलिसी के तहत आता है। नेवी
नेवी को बढ़ाने का जो दृष्टिकोण है, जो हम अपने नए नए पोत ले आते हैं उनको, जैसे कि हमारा सबमरीन्स हैं जो हम लेते हैं बनाते हैं, ठीक है, जो वो सब क्या है, हार्ड पावर पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। ये ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हार्ड पावर पॉलिसी के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हार्ड पावर इंडिया का ये है। इंडिया अभी तक जो है इस तरीके की पॉलिसी को बड़े लेवल पे तो फॉलो नहीं करता है, उसकी जरूरत ही नहीं है इंडिया को, लेकिन फिर भी जो है जो भी देश हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों पॉलिसीज को मिला करके मिक्स करके यूज करते हैं, उनको एक स्मार्ट पावर के रूप में जाना जाता है। आज का जो वर्ल्ड है, जो सिनेरियो है, उसमें सिर्फ सॉफ्ट पावर से ही काम नहीं चल सकता है, हार्ड पावर का भी यूज करना पड़ेगा। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी में एक बार ऐसे पूछा गया था कि इज इंडिया अ सॉफ्ट नेशन, क्या भारत एक मृदु देश है। तो ये इस तरीके की जो है चीजें यूपीएससी आपसे पूछता है कि आप जो है उसका एनालिसिस करो। तो सिर्फ भारत आप ऐसा लिख सकते हो कि यस भारत इंडिया, मतलब हम जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमको डायरेक्ट अपना एक स्टेट नहीं दिखाना होता, पहले हम उस टॉपिक को अच्छे से समझना होता है, फिर हम क्या दिखाएंगे ये होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मेंस के क्वेश्चंस में भी, जो जीएस पेपर 2 में भी इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर के इम्प्लीकेशंस, इसके एनालिसिस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि इस पे अच्छी समझ होनी चाहिए आपकी, अच्छी समझ, और एकदम डिस्टिंक्टिव नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि घाल मेल वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपको एकदम स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, क्या आपको बताना है। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। तो आपको इसके लिए इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यूपीएससी के जो मेंस के जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर आप बिल्कुल ही इस तरीके से ट्रेडिशनल या सीधे सीधे लिखेंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको उसमें एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ता है। और इसमें जो है मस्त, सॉरी, इसमें जो है अच्छा डिबेट पैदा करिए आप, लाइक एकदम लगे कि आप उसमें डूब करके लिख रहे हो। आप लोग जो है डिप्लोमेट्स के या लीडर्स के, वर्ल्ड लीडर्स के, आप जो है स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी शुरू कर सकते हैं आप कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जो अपना आंसर लिखते वक्त पॉलिटिकल लीडर्स का के नामों का उपयोग ना करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सीधे ले लो कि भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, यूरोपियन कमीशन का जो है प्रेसिडेंट, मतलब नाम मत लिखो, नाम लिखने से बचो। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट लिख सकते हो इस तरीके से। और यूपीएससी स्टेटमेंट्स पूछती भी है इस तरीके से। भारत और इजराइल जो है नेचुरल फ्रेंड्स हैं, प्राकृतिक मित्र हैं। ये आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे वित्त मंत्री, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद का स्पीच आप जब सुनेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस तरीके की मिलेंगी, जिनका उपयोग आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। और मैं भी आपको इसमें बताता रहूँगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं हार्ड पावर के, जो हमें दिखाई देते हैं। अमेरिका के अगर बात करें तो अमेरिका की जो मिलिट्री है, जो मिक्सन है इराक पर, वो क्या है, हार्ड पावर पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। एक्सिस ऑफ एविल्स जो हमारे बुश जी ने घोषित किया था, दुष्ट राष्ट्रों का जो है एक्सिस, धुरी, दुष्ट राष्ट्रों की धुरी, जिसमें ये तो इराक की बात हो रही है, सॉरी, मैंने ईरान कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लिया, लेकिन ये भी एक हार्ड पावर पॉलिसी में ही आएगा। ईरान, अफगानिस्तान, हालांकि अभी पॉलिसी मॉडिफाई हो गई है। नॉर्थ कोरिया, ये दुष्ट राष्ट्र थे उनके लिए, ठीक है। और ईरान भी अपना डिटरेंस डेवलप करने की बहुत कोशिश की है, प्रोग्राम परमाणु हथियार विकसित करने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। नॉर्थ कोरिया ने लेकिन कर लिया, पाकिस्तान और चीन की सहायता से। और अमेरिका जो है यहाँ पे क्या है, बैक फुट में आ जाता है। क्यों? अमेरिका डायरेक्ट अमेरिका पे खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकन जो एलाइज हैं, लाइक जापान हो गया एंड साउथ कोरिया,
इन पे जो है, इनको खतरा है इस नॉर्थ कोरिया से। और वो बैलिस्टिक मल्टी जो आईबीएम आईसीबीएम जो है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके पास है। और इस तरीके से जो है ये यूएस जो है मिलिट्री एक्शन जो यूएस का इराक पर रहा, जो वो क्या है सद्दाम हुसैन, उसको डिस्प्लेस करने के लिए उनको फांसी दे दी गई। और इस डायरेक्ट इंटरवेंशन इन सीरिया, सीरिया इस टॉपिक पे भी हम अलग से बात करेंगे। पर्टिकुलर सीरिया में उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन जो अमेरिका का रहा, और रसिया का जो है क्रीमिया पर कब्जा जो किया उसने, ये भी क्या है एक तरीके से हार्ड पावर पॉलिसी में आता है। डीस्टेबलाइजिंग स्टोन यूक्रेन जो है पूर्वी यूक्रेन को अस्थिर करने का जो दृष्टिकोण है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द हार्ड पावर यूजेस। हार्ड पावर यूजेस, आप चाइना का भी हार्ड पावर देख सकते हैं। चाइना का हार्ड पावर आप देख सकते हो, जैसे कि वो जो इकोनॉमिक सैंक्शन, जो इकोनॉमिक वो जो डेप्ट ट्रैप है उसकी, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है जो बीआरआई के थ्रू फॉलो करता है। साथ ही इंक्रोचमेंट एंड कॉलोनलाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो वो बॉर्डर स्टेट्स पे फॉलो करता है। तो ये क्या है उसकी हार्ड पावर पॉलिसी है, जो वहाँ पे मिलिट्री बेसेस बना रहा है अपना हिंद महासागर में, सेशल्स पे बना रहा है, जिबूती पे जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अपना अड्डा बनाना चाहता है। तो ये सब क्या है उस चाइना की हार्ड पावर पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने देखा हार्ड पावर पॉलिसी के कुछ एग्जांपल्स। इसके भी कुछ जो है निगेटिव हैं, जैसे कि ये अगर हार्ड पावर पॉलिसी का यूज कोई एक पर्टिकुलर देश के लिए करता है तो दूसरे देश में भी उसका मैसेज गलत जाता है कि वो जो है इस तरीके की पॉलिसी का उपयोग करता है, तो उसका मैसेज गलत जाता है, अपने को भी उस कंट्री को भी नुकसान होता है, जो रिसोर्सेज हैं उसका नुकसान होता है, रिसोर्सेज का नुकसान होता है। तो इस तरीके के कुछ जो है हार्ड पावर के रिसोर्सेज निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और अब हम एक दो तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं इन दोनों के बीच में कि कंपैरिजन हम क्या देख सकते हैं। आप अगर देखो यहाँ पे वही बातें हैं जो हमने यहाँ भी करी थी, वो भी इस कंपैरिजन में भी वही चीजें आके आ रही हैं यहाँ पे। अगर बिहेवियर की बात करें तो ये क्वायरसिव एंड डिटरेंस बलपूर्वक और डिटरेंस का मतलब होता है सुरक्षात्मक, मिलिट्री का स्तर पर देखा जाए तो कौन सा मिलिट्री के लेवल पे ये हार्ड पावर की बात हो रही है। और इंड्यूसिव इकोनॉमिक स्तर पर देखा जाए तो प्रलोभन और वही बलपूर्वक जो है अपनी बात मनवाना। ठीक है, रिसोर्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो फोर्स एंड थ्रेट्स, धमकियां, ताकत का प्रयोग करना। और इकोनॉमी में देखा जाए तो सैंक्शंस यानी रोक लगा देना, पेमेंट्स, भुगतान, ठीक है, भुगतान के स्तर पे। इस तरीके से जो है हार्ड पावर पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोएर्सिव डिप्लोमेसी, बालात कूटनीति, वॉर, अलायंस, एड्स, ब्राइब्स, घूस भी दिया जाता है। और तो लॉबिंग भी की जाती है, जो यहाँ पे जो इंटरनल कुछ भेदिए होते हैं उनके माध्यम से। सॉफ्ट पावर में देखो अब क्या होता है, अट्रैक्शन, एजेंडा सेटिंग, कोऑप्टेशन, वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए एक अलग वीडियो मतलब क्लास लेनी पड़ेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया की डिप्लोमेसी में। और बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ये इसमें आते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि नहीं कि डिप्लोमेसी कहते किसको है? आई थिंक मैंने पहले बताया था, लेकिन एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ। डिप्लोमेसी क्या होती है कि बिना युद्ध का सहारा लिए, विदाउट वॉर, बिना युद्ध का सहारा लिए अपनी जो है पॉलिसीज के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, वैश्विक संबंधों के माध्यम से किसी देश पर अग्रता हासिल करना या उससे आगे निकलने की कोशिश करना, ये क्या होती है, डिप्लोमेसी कहलाती है। अगर डिप्लोमेसी के लेवल पे कोई देश जो है, जैसा कि हमने बात किया था शुरू में कि टेंशन
का एक माहौल बनता है, टेंशन का एक, जहाँ पे हितों में इंटरेक्शन मतलब कंट्राडिक्शंस होते हैं, वहाँ टेंशन बनता है। तो टेंशन का जो समाधान भी होता है कई बार, अगर मान लो कि कॉस्ट बेनिफिट में हमने देखा था कि जहाँ पे कॉस्ट अगर ज़्यादा है बेनिफिट से, तो वहाँ पे डिप्लोमेसी का तो सहारा लिया ही जाता है। एक चीज़ और भी किया जा सकता है जो पाकिस्तान करता है, वो क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है छद्म युद्ध। खुद डायरेक्ट युद्ध नहीं करना, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से जो है युद्ध करना, जैसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो इंडिया में दिखाई देता है, वो क्या है, प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान के द्वारा। वो डिप्लोमेसी के माध्यम से हमारे पे अग्रता नहीं हासिल कर पा रहा है, तो वो इसका प्रयोग करता है। तो आई थिंक जो है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इंडिया के डिफेंस और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को देखेंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।